नमस्कार। भारत के नक्शे पर एक प्रदेश ऐसा है जिसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा कह देना, सच कहूं तो थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये वो जगह है जहां इतिहास की धाराएं बहती हैं, जहां संस्कृति के अनगिनत रंग घुलते हैं और हाँ, जहां से अक्सर देश की राजनीति की दिशा भी तय होती है। ये है उत्तर प्रदेश और आज हम इसकी आत्मा को, इसके दिल को समझने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही है। मैं हमेशा से सुनता आया हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नक्शे के बीच में है, या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब भी है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। इसके पीछे सदियों की कहानियां हैं, गहरी आस्था है और राजनीतिक शक्ति की गूंज भी है। चलो आज इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये हृदय क्यों है। किसी भी जगह को जानने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान को समझना जरूरी है ना? और उत्तर प्रदेश की पहचान, वो तो उसके नाम और उसकी बदलती राजधानियों की कहानी में छिपी है। तो सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं। सर, ये नाम इतनी बार क्यों बदला? उत्तर पश्चिम प्रांत से संयुक्त प्रांत और फिर उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक पहचान बनने का सफर है। सोचो, 1836 में ये इलाका महज एक दिशा थी, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर जब आगरा और अवध की रियासतें मिलीं तो ये संयुक्त प्रांत बना और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिससे हम सब इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और हाँ, याद रखना, यही वजह है कि 24 जनवरी को अब हम यूपी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए एक जरूरी तथ्य है। और सर, राजधानियां भी तो बदली। आगरा, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ। इन्हें क्रम से याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसकी एक बहुत सरल ट्रिक है, कभी नहीं भूलोगे। APL, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, वैसे ही समझ लो। ए से आगरा, जो मुगल सल्तनत की शान थी। फिर 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए, तो उन्होंने सत्ता का केंद्र बनाया P यानी प्रयागराज को। और आखिर में जब अवध की तहजीब और संस्कृति को महत्व मिला, तो राजधानी बनी L यानी नवाबों का शहर लखनऊ। APL, बस। तो ये तो हुई पहचान की कहानी। अब जरा उस जमीन की बात करते हैं जिस पर ये पूरा इतिहास लिखा गया है। उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण के पठारों तक उत्तर प्रदेश का भूगोल सच में हैरान करने वाला है। और इसी भूगोल ने तय किया है कि यहाँ के लोगों की थाली में क्या होगा। मतलब पूरे प्रदेश की जमीन एक जैसी नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझो, जैसे ही हम हिमालय से नीचे उतरते हैं, सबसे पहले आता है भाबर का पथरीला इलाका। यहाँ नदियां पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं। फिर वही नदियां तराई के दलदली मैदान में जादू की तरह दोबारा जमीन पर आ जाती हैं। और ये तराई वाला इलाका गन्ने और धान के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके बाद आता है दुनिया का सबसे उपजाऊ हिस्सा, गंगा का मैदान, और सबसे दक्षिण में है बुंदेलखंड का चट्टानी पठार, जो दालों के लिए मशहूर है। सर, एक सवाल जो हमेशा कंफ्यूज करता है वो है खादर और बांगर मिट्टी का फर्क। ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। हाँ, और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका इनके नाम में ही छुपा है। देखो, खादर में खाद शब्द है ना? तो ये हुई नई उपजाऊ मिट्टी जो हर साल बाढ़ के साथ नदियों के पास जमा होती है। और बांगर को तुम बासी या पुरानी मिट्टी समझ लो। ये नदियों से दूर के ऊंचे इलाकों में मिलती है और खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होती है। खाद और बासी, बस इतना ही है। अच्छा, जमीन और मिट्टी की बात तो हो गई। अब जरा प्रदेश की आत्मा की बात करते हैं। वो आत्मा जो इसके एक शक्तिशाली राजकीय चिन्ह में बसती है। हाँ सर, मैंने देखा है ये चिन्ह। इसमें एक गोला है, 2 मछलियां हैं और एक धनुष बाण है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं, ये एक पूरी कहानी है। इसमें जो 2 मछलियां हैं वो अवध के नवाबों की शान यानी मुस्लिम विरासत का प्रतीक है, और वहीं जो धनुष बाण है वो अयोध्या के राजा भगवान राम और सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। सोचो, एक ही चिन्ह में 2 महान संस्कृतियों का कितना सुंदर संगम है। वाह, मतलब यही गंगा जमुनी तहजीब है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। सर, अगर मेंस की परीक्षा में इस पर लिखने को आए तो इस चिन्ह का उदाहरण कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, इसी अद्भुत मेल को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और जब तुम उत्तर लिखो तो जरूर बताना कि ये चिन्ह सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक विचार है। सोचो ना, 1938 में जब इसे अपनाया गया तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों विरासतों को बराबर का सम्मान देने का कितना शक्तिशाली संदेश रहा होगा। ये सह अस्तित्व और एकता का एक जीता जागता उदाहरण है।
चलो अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की कहानी ऐसे ही कई अनूठे और दिलचस्प तथ्यों से भरी है जो अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक तेज नजर डालते हैं। तैयार हो? जी सर, बिल्कुल तैयार। तो बताओ, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है? 4 राज्य, एक जिला? ये तो सोनभद्र है शायद। एकदम सही, सोनभद्र भारत का इकलौता जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग-अलग राज्यों से मिलती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये इसकी सामरिक और आर्थिक स्थिति को बहुत खास बना देता है। अच्छा, ये तो आसान है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा? हापुड़ है ना? बिल्कुल। एक तरफ विशाल लखीमपुर खीरी और दूसरी तरफ छोटा सा हापुड़। ये दिखाता है कि प्रदेश के भीतर भी कितनी विविधता है। शिक्षक, अब बारिश की बात करते हैं। क्या पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश होती है? नहीं सर, मुझे इतना पता है कि गोरखपुर में बहुत ज्यादा होती है और मथुरा की तरफ कम। पर ऐसा क्यों है? बहुत अच्छे। कारण ये है कि मॉनसून की हवाएं जब पूरब से आती है तो गोरखपुर तक आते आते उनमें बहुत नमी होती है। जैसे जैसे वो पश्चिम में मथुरा की तरफ बढ़ती हैं, उनकी नमी कम होती जाती है। और इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। कहते हैं बाबा गोरखनाथ को जल बहुत प्रिय है, इसलिए गोरखपुर में बादल ज्यादा बरसते हैं। और जब इतनी अच्छी जमीन और पानी हो तो खेती की बात तो करनी ही पड़ेगी। किन 3 फसलों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है? ये तो मुझे पता है, गेहूं, गन्ना और आलू। शाबाश! अपनी उपजाऊ गंगा के मैदान और नहरों के जाल की वजह से इन तीनों जरूरी फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सचमुच देश का अन्न भंडार है। और ये विशाल खेती मुमकिन होती है यहाँ की सिंचाई व्यवस्था से। कुछ जरूरी बातें याद रखना। सबसे लंबी नहर प्रणाली है शारदा नहर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नहरों से ज्यादा लगभग 75% सिंचाई नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। और हाँ, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद बांध पर है, वो भी यही है। तो देखा तुमने, उत्तर प्रदेश सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह नहीं है। ये एक जीती जागती कहानी है, बदलते नामों की, उपजाऊ जमीन की और मिली-जुली तहजीब की। इन सब को जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रदेश की नब्ज को समझने के लिए जरूरी है जिसकी सेवा का सपना तुम देख रहे हो। आखिरकार सच्चा ज्ञान ही तो प्रभावी सेवा का आधार बनता है। जी सर, अब मुझे समझ आ रहा है कि इस प्रदेश को जानना मतलब इसके लोगों को जानना है। मैं इस ज्ञान का सही उपयोग करूंगा।